डिमांड फोरकास्टिंग, देखिए फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इवेंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना, दैट इज फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर में कस्टमर की क्या डिमांड होगी, कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, उस चीज़ को एस्टिमेट करना ही डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। डिमांड फोरकास्टिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के लिए फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है कस्टमर की, उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना ही डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। क्लियर। और ये जो डिमांड फोरकास्टिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो है इसकी बेसिस पे, डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पे कि फ्यूचर में कितना डिमांड होने वाला है, इसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये डिसाइड करती है कि उसको कितना इन्वेंट्री रखना है रॉ मटेरियल का या फिर फिनिश गुड्स का, कितना प्रोड्यूस करना है, प्राइसिंग क्या रखनी है, स्टाफिंग यानी कि कितने एम्प्लॉय की उसको रिक्वायरमेंट हो सकती है, सेल्स फोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि कस्टमर की डिमांड कितनी है। कस्टमर की डिमांड कम होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रॉ मटेरियल कम रखना होगा, प्रोडक्शन कम करना होगा, प्राइसिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको वहाँ पर देखना होगा कि ज़्यादा चार्ज करना है कि कम चार्ज करना है। क्लियर। वहीं पर अगर कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिस पे ही लिए जाते हैं। क्लियर। और ये डिमांड फोरकास्टिंग कैसे किया जाता है? मार्केट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उनकी एनालिसिस की जाती है और उसके बाद जो फाइंडिंग्स आती है उसी के बेसिस पे डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। तो हिस्टोरिकल सेल्स डेटा यानी कि पुराने पिछले सालों में क्या सेल्स डेटा रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, टेक्नोलॉजी कोई अपडेट हो रही है। क्लियर। या फिर कस्टमर का क्या फीडबैक है, कस्टमर का क्या बिहेवियर है, कस्टमर का क्या जो है वो कस्टमर का क्या इंटेंशन है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा कि नहीं परचेज करेगा। इन सब चीज़ों से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर डिमांड फोरकास्टिंग किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव जैसे कि स्टैटिस्टिकल टूल्स हो गए, जो रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, इन सब चीज़ों का मेथड किया जाता है। वहीं पर क्वालिटेटिव मेथड जैसे एक्सपर्ट या फिर सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, इन सब का इस्तेमाल करके जो है डिमांड फोरकास्टिंग किया जाता है। क्लियर। तो डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी डेटा है मार्केट से रिलेटेड, प्रेजेंट डेटा, पास्ट डेटा, इन सब का इस्तेमाल करके उनका एनालिसिस करके हम फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है किसी प्रोडक्ट के लिए उसको एस्टिमेट करना ही डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। तो इसके डिफरेंट मेथड होते हैं जो कि हम अब आगे डिस्कस करेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग को कंडीफ एंड स्टिल ने डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड विच इज टाइड टू अ प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान एंड विच अज्यूम्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेज। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल हम बात करें तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या हो गया कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है कंपनी में प्रोडक्ट की, उसको एस्टिमेट करना ही डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। तो क्वालिटेटिव मेथड होता है एक, जिसको हम सर्वे मेथड भी कहते हैं, और दूसरा मेथड होता है क्वांटिटेटिव मेथड जिसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड में आप देखेंगे तो कंज्यूमर सर्वे जिसको हम सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड यानी सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड भी कहा जाता है, डेल्फी मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड और हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। तो ये क्या है? सर्वे मेथड यानी कि यहाँ पे हम लोगों के पास जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते थे, इसलिए उसको क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। वहीं पे दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड जिसको हम क्वांटिटेटिव मेथड को हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में टेस्ट मार्केटिंग हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, मूविंग एवरेज मेथड हो गया, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया और इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हो गए। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में अभी क्वालिटेटिव जो मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड जिसको हम सर्वे मेथड कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और क्वांटिटेटिव मेथड जिसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले है कंज्यूमर सर्वे या फिर सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि कंज्यूमर सर्वे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आप इस प्रोडक्ट को आगे चल के खरीदेंगे, कि खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे। तो उसके बेसिस पे फिर कंबाइन करके सभी कंज्यूमर्स के डेटा को हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते थे कि हमारी जो नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट वीक में हमारी सेल बढ़ेगी या घटेगी। तो नॉन परचेजर ऑफ ए प्रोडक्ट आर आस्क्ड टू प्रिडिक्ट देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड। यानी कि हम एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर एक महीने का एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो हम उनसे जो है, जो हमारे नॉन परचेजर हैं, जो हमारे जानने वाले खरीदने वाले होते हैं कंपनी के उस प्रोडक्ट को, उनसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आप आने वाले पीरियड में कितना प्रोडक्ट परचेज करेंगे। उसके बेसिस पे हम जो है फोरकास्ट करते हैं। सैंपल ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स इज सर्वेड, या फिर यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप सभी उस एरिया में जहाँ पे भी आपने है उस एरिया में सभी लोगों से डेटा कलेक्ट करें डोर टू डोर जाके, या फिर कुछ सैंपल जो है चूज कर ले,
उस सैंपल से ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ होता है, सैंपल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर होते हैं उनको सर्वे किया जाता है टू नो हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट दे वुड बाई एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक महीने के अंदर अगर हम आपको 10,000 रुपये में कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप उसको कितना यूनिट परचेज करेंगे। तो उस सैंपल कंज्यूमर से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे फिर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, फ्यूचर के सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। तो इट मे बी कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे और सैंपल सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे जो है वो कंप्लीट एनुमरेशन का मैंने कहा यहाँ पे मतलब यही है कि सभी कस्टमर से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे सैंपल सर्वे कि कुछ लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सभी कस्टमर से डेटा हम कंपाइल कर रहे हैं, तो कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे हो गया। और कुछ सिलेक्टेड कस्टमर से हम डेटा कलेक्ट करें तो दैट इज सैंपल सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे या फिर सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन का मतलब यही होता है कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, बायर क्या लगता है कि बायर आगे चल के आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, करेगा तो कितना करेगा, किस प्राइस पे करेगा। तो उसी के बेसिस पे आप जो है फ्यूचर के सेल्स को फोरकास्ट करते हैं। दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव मेथड में, दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर कंपोजिट मेथड। यहाँ पे भी देखिए पहले में क्या था कि पहले में आप कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उसके बाद जो है एस्टिमेट कर रहे थे कि हाँ आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, सेल कितनी हो सकती है कंपनी की। यहाँ पे क्या है, सेल्स फोर्स यानी कि वो एम्प्लॉय कंपनी के जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं से कस्टमर से। तो उनका ओपिनियन लिया जाता है कि आपको क्या लगता है कि कस्टमर आगे चल के इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स फोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं कस्टमर के, तो उनको पता होता है कस्टमर का इंटेंशन क्या है। तो ए मेथड ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट बाय एडिंग टुगेदर व्हाट ईच मेंबर ऑफ सेल्स फोर्स एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू सेल इन हिज और हर टेरिटरी। यानी कि अब सेल्स फोर्स को पता है कि कस्टमर का इंटेंशन क्या है, तो सेल्स फोर्स को यह भी पता होगा कि वो कितना सेल कर सकता है। तो यहाँ पे सेल्स फोर्स के इंटेंशन को, उसके एक्सपेक्टेशन को लिया जाता है कि उसको क्या लगता है कि वो अगले महीने कितना प्रोडक्ट सेल कर देगा। और इस तरीके से सभी सेल्स फोर्स से डेटा कलेक्ट करके उसको कंबाइन कर दिया जाता है और एक ओवरऑल जो है एक्सपेक्टेशन निकाला जाता है कि कितना फ्यूचर में सेल हो सकती है। तो ये दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड यूज्ड बाय कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, यानी कि एक महीने, हफ्ते या फिर 6 महीने, साल भर के लिए इसको यूज किया जाता है। टेक एडवांटेज ऑफ देयर फील्ड स्टाफ इंटीमेट नॉलेज ऑफ कस्टमर्स नीड एंड मार्केट कंडीशन बाय आस्किंग देम टू फोरकास्ट द कंपनीज सेल फॉर देयर रेस्पेक्टिव एरिया फॉर द कमिंग सीजन और ईयर। तो आने वाले सीजन के लिए, फिर आने वाले ईयर के लिए उनके एरिया में सेल्स फोर्स को एक एरिया डिवाइड किया जाता है कि आप कानपुर देखेंगे, आप लखनऊ देखेंगे, आप बनारस देखेंगे, या फिर आप पूरा उत्तर प्रदेश देखेंगे। तो उनको उनके एरिया में उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कितना यूनिट सेल कर सकते हैं, वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो इंडिविजुअल फोरकास्ट होते हैं सभी सेल्स फोर्स का, उसको कंबाइन करके ओवरऑल डिमांड फोरकास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट किया जाता है। तो दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, या तो आपने कस्टमर से, भाई कस्टमर से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने एस्टिमेशन लगा लिया, या फिर आपके जो सेल्स फोर्स है उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया और आपने जो है अंदाजा लगा लिया कि सेल्स फोरकास्टिंग क्या हो सकता है, एस्टिमेट कर लिया। अब आता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब इन दोनों से ही काम नहीं बनता तो आप क्या करोगे, एक्सपर्ट के पास जाओगे। तो देखिए मार्केट में आप जाएंगे ना तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के लिए, अलग फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो जो सिर्फ उनका काम उसी फील्ड में काम करना होता है। तो जैसे रिसर्च, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे जो है वो डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले में क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अज्यूम्स दैट सम पीपल हैव मोर नॉलेज देन अदर अबाउट ए सर्टेन टॉपिक। तो एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास एक्सपर्टीज होता है कि उसको मेडिसिन के बारे में पता है। ठीक है, फिजिशियन के पास ही लोग जाते हैं। ठीक है, सर्जन के पास सर्जन के लिए जाएंगे, फिजिशियन के पास फिजिशियन के लिए जाएंगे। तो फिजिशियन अपने एरिया में एक्सपर्ट है, सर्जन अपने एरिया में एक्सपर्ट है। आप भी एमबीए कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट होंगे, तो कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा, तो कोई दूसरे ब्रांच में एक्सपर्ट होगा। तो आपको जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया के एक्सपर्ट के पास जाएंगे। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में यही होता है। तो एंड इफ यू कलेक्ट दिस नॉलेज फ्रॉम ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट द रिजल्ट विल डेफिनेटली एक्सीड द आउटकम्स कलेक्टेड फ्रॉम वन एक्सपर्ट। तो जब आप किसी एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो रिजल्ट होता है, आउटकम होता है वो, बट ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा आउटकम होगा। तो द फर्म्स मेक एन एफर्ट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेती हैं और उसके बेसिस पे जो है वो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके जो नॉलेज है उसके बेसिस पे जो है फ्यूचर के सेल्स फोरकास्ट को जो है एस्टिमेट करती हैं। मेनी एजेंसीज आर देयर हु कंडक्ट रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट देयर ओपिनियन, चार्ज नॉमिनल फी। तो यानी कि बहुत सारी एजेंसीज ऐसे मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो रिसर्च कंडक्ट करती हैं और उस रिसर्च के बेसिस पे जो है वो लोग ओपिनियन देते हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस भी वो कंपनी से
चार्ज करते हैं। तो दैट इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब डॉक्टर, आप बीमार होते हो तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो आप कभी किसी दूसरे के पास कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, यानी एक डॉक्टर के पास दिखा रहे होते हैं, उस डॉक्टर ने मना कर दिया, तो आप कहते हैं कि चलिए सेकंड ओपिनियन लेने किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन यही होता है कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड में जाके उससे डेटा कलेक्ट कर लेना, दैट इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इन सब के डेटा के बेसिस पे जो है आप फ्यूचर की सेल फोरकास्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट, दैट इज़ डेल्फी मेथड। नहीं, लास्ट नहीं है, इसके बाद जो है एक और टॉपिक है डेल्फी मेथड। तो डेल्फी मेथड एक्चुअली क्या है? डेल्फी जो है ये ग्रीस में एक ओरेकल ऑफ डेल्फी यानी टेम्पल है, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी। डेल्फी मेथड वाज ओरिजिनली कंसीव्ड इन 1950। तो 1950s में ही ओलफ हेल्मर और नॉर्मन डाल्की, जो कि रैंड कॉरपोरेशन से एम्प्लॉय हैं, उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था। ठीक है, ओरेकल ऑफ डेल्फी का मतलब क्या होता है कि प्रीस्टेस ऑफ ए टेम्पल ऑफ अपोलो इन एंसाइंट ग्रीस नॉन फॉर हर प्रोफेसीज। तो ये लोग क्या थे कि जो अपोलो में प्रेस्टिस थी, ये जो है ना फ्यूचर की भविष्यवाणी यानी कि भविष्यवाणी कर लेते थे, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी ये भविष्यवाणी कर लेते थे। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस यूज टू अराइव एट ए ग्रुप ओपिनियन और डिसीजन बाय सर्विंग ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट। तो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्ट में क्या होता है कि आपने एक या दो से डील कर लिया, यहाँ पे क्या होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाता है, और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके एक ही बार नहीं, कई राउंड चलता है। एक्सपर्ट रिस्पॉन्ड टू सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चनियर्स एंड द रिस्पॉन्सेज आर एग्रीगेटेड एंड शेयर्ड विद द ग्रुप आफ्टर ईच राउंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई राउंड में जो है क्वेश्चनियर के थ्रू जो है एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको समराइज किया जाता है, उसके बाद फिर से उनके साथ शेयर किया जाता है। और जब तक वो सभी एक्सपर्ट एक ग्रुप रिस्पॉन्स पे, कॉमन रिस्पॉन्स पे कंसेंसस नहीं दे देते हैं, तब तक ये राउंड जो है चलता रहता है। नॉर्मली 3 से 4 राउंड्स यहाँ पे चलता है। द एक्सपर्ट कैन एडजस्ट देयर आंसर ईच राउंड आफ्टर ईच राउंड बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरप्रेट द ग्रुप रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड टू देम। तो यही चीज़ होता है कि एक्सपर्ट ने पहले एक बार दिया, उसके बाद उसको समराइज किया गया, फिर वही समराइज सभी एक्सपर्ट को भेजा गया। अब जो एक्सपर्ट है उस पे जो अपना फीडबैक देंगे, और चाहे तो अपने चीज़ को आंसर्स को वो जो है करेक्ट भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनेयर्स सेंट टू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट, द डेल्फी मेथड सीक्स टू रीच द करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू कंसेंसस। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यही चीज़ होती है कि बार बार जब आप कई राउंड से क्वेश्चन के थ्रू एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, उसके बाद फिर से शेयर करते हैं, फिर से लेते हैं, फिर जो है जब तक एक कॉमन कंसेंसस, कॉमन जो है सहमति पे सभी एक्सपर्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक वो राउंड चलता रहता है। और फिर जब कॉमन सेंसस पे आ जाए, ग्रुप रिस्पांस पे आ गए, तो फिर उसी बेसिस पे सेल्स फोरकास्ट कर लिया जाता है। तो दैट इज डेल्फी मेथड। ठीक है, जहाँ पे हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट, डिफरेंट एक्सपर्ट के ओपिनियन का यूज़ करके। नेक्स्ट जो है और लास्ट है क्वालिटेटिव मेथड में, दैट इज हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। देखिए, हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, ए कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। जब आप किसी पुराने चीज़ों के बेसिस पे नए चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो दैट इज़ एनालॉजी, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या होता है हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड में कि पास्ट सेल, किसी सिमिलर प्रोडक्ट के पास्ट सेल को यूज़ करके जो सिमिलर न्यू प्रोडक्ट है उसके सेल्स को जो है प्रिडिक्ट किया जाता है। द पास्ट सेल्स रिजल्ट ऑफ ए सिमिलर प्रोडक्ट आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द लाइकली सेल्स ऑफ सिमिलर न्यू प्रोडक्ट। यानी कि आज एक नया प्रोडक्ट आपने बनाया है, तो इसकी सेल आगे चल के क्या हो सकती है, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिमिलर टाइप का कोई पुराना प्रोडक्ट था, उसकी सेल क्या थी। तो उसके बेसिस पर जो यहाँ पे जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। ऑफन यूज्ड बाय पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट्स, आपने देखा होगा कि ये जो पास्ट रिकॉर्ड होता है उसके बेसिस पे जो है प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आगे चल के उनका फ्यूचर इवेंट कैसा होने वाला है। और जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। जैसे न्यूज़ में आप आजकल देखते हैं कि सर्वे किया जा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। तो ये सरकार बनेगी तो किससे जानते हैं, बट अभी होता है जनता वोट देती है, तो जनता से ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके बेसिस पे जो है एस्टिमेट कर ले रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी कि किसकी सरकार बनेगी। फाइनल रिजल्ट तो जो आएगा वो आएगा ही, लेकिन एस्टिमेशन यही चीज़ होता है, फ्यूचर एस्टिमेशन, किसकी सरकार बनेगी, तो जनता जो वोट देती है उन्हीं से डेटा कलेक्ट करके अंदाजा लगा लेते हैं कि वो जो सरकार किसकी बनेगी। तो दैट इज ऑल्सो अ फोरकास्टिंग। क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, मूविंग एवरेज मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस और इकोनॉमिक मॉडल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड
मेथड से कैसे जो है आप सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले है टेस्ट मार्केटिंग। तो देखिए, टेस्ट मार्केटिंग कुछ नहीं है, जैसे कि आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पढ़ा था कि मार्केट में जब प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज़ करते हैं तो उससे पहले हम मार्केट टेस्टिंग करते हैं। तो वही टेस्ट मार्केटिंग यहाँ पे भी है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट कर लेते हो, तो उसके बेसिस पे आप जो है कंज्यूमर की प्रेफ़रेंस को चेक कर लेते हो और उसके बेसिस पे आप जज कर पाते हो कि हाँ, आगे आपकी सेल्स होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये इतना ही बेसिक है। तो मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, द प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड इन अ फ्यू सेलेक्टेड सिटीज़ और टाउन टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है कुछ खास सिटीज़ में, सेलेक्टेड सिटीज़ या टाउन में, जहाँ पे उनको लॉन्च करके टेस्ट करवाया जाता है और उसके उनके रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है और उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही जो है डिसाइड किया जाता है कि आगे इसको हम कॉमर्शलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सच रिस्पॉन्स द फर्म डिसाइड्स वेदर टू कॉमर्शलाइज द प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल और नॉट। यानी कि कस्टमर्स को आपने जिनको टेस्ट किया, उनके रेफरेंस को देखोगे, उनके रिस्पॉन्स को देखोगे, अगर उनको रिस्पॉन्स सही आता है, पॉजिटिव आता है, तो आप जो है इसको पब्लिकली कॉमर्शलाइज करोगे, लार्ज स्केल पे लॉन्च करोगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द सिलेक्टेड जियोग्राफिकल एरियाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनल मार्केट। तो जो आप टेस्ट करोगे वो किस मार्केट में करोगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका फाइनल मार्केट, यानी जिनके लिए प्रोडक्ट आपने बनाया है, जिस मार्केट के लिए, उसी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हो। यानी कि आपका प्रोडक्ट अगर बच्चों के लिए, तो आपका टेस्ट भी बच्चों पे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और पे कर लें। ठीक, तो इट हेल्प्स द फर्म टू टेस्ट एंड ट्राई द प्रोडक्ट बिफोर हैंड। सेकेंडली, द टेस्ट मार्केटिंग इनेबल्स द फर्म्स टू लुक एट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट एट द अर्ली स्टेज। तो ये जो सेल्स फोरकास्टिंग का टेस्ट मार्केटिंग मेथड है, ये जो है कस्टमर को टेस्ट और ट्राई करने का मौका भी देता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल जाता है कि उसके रिस्पॉन्स कैसे आएंगे। दूसरा कि इसके प्रॉस और कॉन्स, यानी कस्टमर आपको इसके प्रॉस, प्रोडक्ट के प्रॉस यानी कि क्या उसके नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये भी आपको बता देगा अर्ली स्टेज पे, शुरुआती स्टेज पे, जिससे कि आप उसको करेक्ट करके दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये टेस्ट मार्केटिंग होता है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में भी कि यहाँ पे क्या होता है कि डेटा को टाइम पे अरेंज कर लिया जाता है, टाइम और डेट वाइज, और उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है। पास्ट डेटा आर अरेंज्ड इनटू टाइम सीरीज एंड देन दे आर एनालाइज्ड। प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग टाइम सीरीज डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो इसको जो हम स्टैट्स का यूज करके जब एनालाइज करते हैं तो दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, और उसके बेसिस हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मंथली पैसेंजर्स, अब ये मंथली पैसेंजर का डेटा है कि कब जो है पैसेंजर्स जितना हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं, अब रेलवे का ले लीजिए या फिर किसी बस डिपार्टमेंट का ले लीजिए, तो वो जानना चाहता है कि कौन से ईयर में क्या पैसेंजर की रेट रही है। तो 1950 में पैसेंजर की संख्या कम थी, 1952 में ज़्यादा हुई, 1950 में उससे ज़्यादा, और 1960 में सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 1960 में भी ज़्यादा है, लेकिन अप एंड डाउन्स वहाँ पे भी है, यानी कि वहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस हैं। तो 4 वेरिएशंस होते हैं, उसको एनालाइज किया जाए, साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर या कॉजल। साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर, कॉजल, ये आपने जो है पढ़ा है इसमें बिजनेस साइकिल्स में भी। तो अप एंड डाउन्स होते रहते हैं कि सेल अचानक से बढ़ जाएगी, ठंडियों में सेल सीजन में जो है सेल्स ऊपर गई, फिर नीचे हो गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे हो गई। इस तरीके से जो है डेटा एनालाइज किया जाता है। जैसे कि आप टूरिज्म इंडस्ट्री ले लीजिए, तो समर सीजन में टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है, वहीं पे फिर जैसे जैसे सीजन ऑफ होता है टूरिस्ट की संख्या घट जाती है, फिर जैसे सीजन आएगा समर का, फिर जो है टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो है टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। इसके बेसिस पे भी आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपको पता है कि समर सीजन आने वाला है, तो यानी कि आपकी सेल्स ज़्यादा होने वाली है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन वगैरह तैयार करके रख सकते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मूला आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए जो है एनालाइज करने के लिए होता है, फोरकास्टिंग करने के लिए। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट यानी कि सपोज करिए कि अगले महीने हमारा सेल कितना हो सकता है, उसको फोरकास्ट करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मूविंग एवरेज यानी कि जो लास्ट के 2 ईयर या 2 मंथ या फिर लास्ट के 3 मंथ का जो है जो सेल्स होता है, उसका जो है आप एवरेज निकालते हो और उसके बेसिस पे जो है आप जो है एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर की जो आने वाले मंथ की जो फोरकास्ट होगी वो कितनी होगी। मेथड फॉर एवरेजिंग द रिजल्ट ऑफ रिसेंट सेल्स हिस्ट्री टू डिटरमाइन ए प्रोजेक्शन फॉर द शॉर्ट टर्म, यानी कि रिसेंटली हमारा कितना सेल्स रहा है उसके उनके एवरेज के बेसिस पे हम आने वाले मंथ का फोरकास्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे कि ये क्या है, ये यहाँ पे सेल्स दिखाया गया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से सेल्स दिखाया गया कि कौन से मंथ में कितनी सेल है। तो आगे सामने आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज हर महीने के देते हैं। यहाँ पे हम 3 मंथ का मूविंग एवरेज लेके चल रहे हैं, यानी 3 मंथ का। तो आप सपोज करिए कि आपको जनवरी मंथ में जानना है या कि हमारा जो है क्या आने वाला है
सेल्स क्या हो सकता है सेल्स, तो उसके लिए आप जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीनों महीने का एवरेज निकाल लेंगे। तो 1004 प्लस 1087 प्लस 1090 करेंगे तो आपका जो 1060 आ जाएगा 3 मंथ का मूविंग एवरेज। तो यही जो है एक्सपेक्टेड आपका फ्यूचर सेल जो है जनवरी 2009 में हो सकता है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज निकालते हैं। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में कुछ नहीं, ये भी एक सिमिलर है जो है मूविंग एवरेज की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस इतना है कि जो रिसेंट पास्ट सेल होता है उसको ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दिया जाता है। ओनली डिफरेंस इज रिसेंट पास्ट सेल आर गिवन मोर वेटेज देन अर्लियर, यानी कि जो जस्ट आपका प्रीवियस मंथ में या प्रीवियस ईयर में सेल्स रहा होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और इफ़ द डेटा हैज़ नो ट्रेंड एंड नो सीजनल पैटर्न, यानी कि कोई ट्रेंड नहीं है, कोई सीजनल पैटर्न नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, तो ये मेथड वहाँ पे आसानी से यूज़ किया जाता है, एक्सपोनेंशियल मेथड। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस वन प्लस अल्फा ए टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन। तो एफ टी क्या है, न्यू फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर फोरकास्ट, टी माइनस वन प्रीवियस पीरियड फोरकास्ट, एफ टी माइनस वन यानी कि पिछले महीने जो आपने फोरकास्ट किया होगा, ए टी वन जो एक्चुअल डिमांड थी उस महीने, और अल्फा स्मूथिंग वेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये अल्फा जो है नॉर्मली 0 to 1 के बीच में होता है और हमेशा 0.1 to 0.4 के बीच में हम इसको अज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो आप एक एग्जांपल देखें स्मूथिंग मेथड का। तो सपोज करें कि आपका सेल्स और फोरकास्ट सेल 2021 के लिए 50 लाख और 45 लाख था, यानी कि हमने फोरकास्ट किया कि हमारी सेल जो है वो 45 लाख हो सकती है और एक्चुअल में सेल जो हमारी थी वो 50 लाख थी। क्लियर। 2021 में अब हमको जो है कैलकुलेट करना है 2022 के लिए क्या हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.4, यानी जो अल्फा की वैल्यू है, जो स्मूथिंग कांस्टेंट होता है, वेटिंग कांस्टेंट होता है, वो 0.4 हम मान के चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 45, यानी कि जो प्रीवियस हमारा फोरकास्टिंग सेल था प्लस 0.4 जो अल्फा है, 50 माइनस 45, 50 एक्चुअल सेल माइनस 45 फोरकास्टेड सेल। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 47 लाख, यानी कि ये जो है आपका फ्यूचर फोरकास्ट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है इतनी सेल्स आपकी जा सकती है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करके आप किस तरीके से सेल्स फोरकास्टिंग या फिर डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कैलकुलेट द 3 years वेटेड मूविंग एवरेज, जहां पे आपको वेट भी दिया रहेगा कि वेट है 1 to 1। इसी तरीके से कैलकुलेशन ऑफ 5 years वेटेज पूछ सकता है कि 5 year वेटेड मूविंग एवरेज आप कैलकुलेट करिए, जहाँ पे आपको 5 वेट्स दिए रहेंगे। तो यहाँ पे 3 years का पूछे तो यहाँ पे आपको 3 वेट्स भी दिए रहेंगे, 1, 2 एंड 1। और उसके बाद फिर आपको जो है डेटा दिया रहेगा कि ईयर आपको दे दिया गया, इधर सेल्स दे दिया गया कि ईयर 1 में इतनी सेल्स थी, ईयर 2 में इतनी सेल्स थी, ईयर 3 में इतनी सेल्स थी। तो आपको जो है 3 years वेटेड मूविंग एवरेज जो है कैलकुलेट करना है, ये जो डेटा दिया गया है उसके लिए। और वेट क्या है, 1 to 1, मतलब कि 3 साल का 3 वेट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल फॉर्म बनाना है। क्लियर। तो आपने जो है एक ऐसा टेबल बना दिया जहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में ईयर लिख लिया, फिर सेल्स लिख लिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 3 year वेटेड मूविंग टोटल फाइंड आउट करना है। 3 year वेटेड मूविंग टोटल, 5 ईयर होता तो 5 का फाइंड आउट करते, 3 ईयर है तो 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेट 1 to 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए 3 ईयर है, तो जो सेल्स वाला कॉलम है आप वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो ईयर 1 का सेल है 2 में क्या करेंगे, पहला वेट इंटू कर देंगे, 2 into 1। उसके बाद फिर सेल्स जो दूसरे ईयर का सेल है 4, तो 4 में सेकेंड वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड ईयर का सेल्स है 5 में थर्ड वेट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो किस इस तरीके से आप लिखेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा 2, 4, 5 इनका वेट लिया है तो 4 के सामने डेटा पुट करेंगे। इसी तरीके से जब 4, 5, 7 का जो है डेटा जो है वेटेड मूविंग टोटल निकालेंगे तो 5 के सामने डेटा हम लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे 2, 4 और 5 ये 3 ईयर का हम जो है यहाँ पे वेटेड मूविंग टोटल निकाल रहे हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो कि वेट दिया गया था। क्लियर। तो 2 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस 5 into 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 8 + 5 इक्वल टू 15 आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल निकालेंगे। तो नेक्स्ट 3 ईयर कौन है, 4, 5, 7।
2 4 5 का हमने निकाल लिया। अब है 4 5 7, तो 4 5 7 में 4 को 1 से, 5 को 2 से और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपके पास डेटा आ जाएगा 4 + 10 + 7 = 21। क्लियर। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो है आपका 3 ईयर का होगा, दैट इज 5 7 और 8, यानी कि 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर का हम करेंगे। तो 5 × 1 7 × 1 और 8 × 7 × 2 और 8 × 1, तो 5 + 14 + 8 यानी कि 27 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर 3 ईयर का जो है हम वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 7 8 और 10, और उसकी वैल्यू हम 8 के सामने लिख देंगे। तो 7 × 1 8 × 2 और 10 × 1, इसको ऐड कर लेंगे, 7 + 16 + 10 आएगा = 33 हो जाएगा। इस तरीके से 8 10 और 13 नेक्स्ट 3 ईयर का जो है हम यहाँ पे वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो 8 × 1 + 10 × 2 + 13 × 1, तो ये 1 2 1 आपको पता है क्या है, ये वेट है जो कि क्वेश्चन दिया रहता है। तो ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 20 + 13 आएगा, यानी कि टोटल 41। अब देखिए नेक्स्ट 3 ईयर आपके पास नहीं है, अब क्या बचा आपके पास, 8 10 13 ये हो गया। अब 10 13 उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का कोई आपका पास डेटा नहीं है, तो यहीं तक जो है आप स्टॉप हो जाएंगे, आगे 13 पे आप कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो आपके पास ये पूरा डेटा 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल आ गया है। अब जो है नेक्स्ट कॉलम एक आप जो है राइट साइड में और बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। अब जो है 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वेट है 1 2 1 इसको प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। क्लियर। तो 1 + 2 + 1 करेंगे तो कितना आ गया, वेट 4 आ गया। अब इसी 4 से जो आपने वेटेड मूविंग टोटल निकाला है उसको डिवाइड कर देना है, और वही आपका आ जाएगा 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। तो पहला आपने वेटेड मूविंग टोटल क्या निकाला है, 15, तो 15 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 3.75 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। इसी तरीके से दूसरा है 21, तो 21 को 4 से डिवाइड कर देना है 5.25। 27 नेक्स्ट है, तो 27 को 4 से डिवाइड कर देना है 6.75। फिर इसी तरीके से 33 को 4 से डिवाइड करेंगे 8.25, और 41 को डिवाइड करेंगे 4 से 10.25। तो ये आपका जो है 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज आ गया। क्लियर। तो आपको जो है जब भी वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करने के लिए बोला जाए, तो 3 ईयर है कि 5 ईयर है, वहाँ पे आपको दिया रहेगा, प्लस उतने ही वेट दिए रहेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल निकालना है। तो आपको जो है शुरू के 3 ईयर्स लेने हैं और फिर वेट से मल्टीप्लाई कर देने हैं, अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछा है, फिर 3 ईयर का निकाल के नेक्स्ट 3 ईयर, फिर नेक्स्ट 3 ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से जब तक आपके पास 3 ईयर का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, या फिर 5 ईयर पूछा है तो 5 ईयर का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, तब तक आपको जो है वेटेड मूविंग टोटल निकालना है। उसके बाद जो वी वेट आपको दिया गया होगा उसको ऐड कर देना है, जो वेट का सम आएगा उससे जो भी आपने वेटेड मूविंग टोटल निकाला है उसको डिवाइड करेंगे, आपके पास 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज या फिर 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक में, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि शो करता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, यानी कि एक बढ़ रहा है तो सामने वाला भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, यानी कि एक में चेंज होने से सामने वाले में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर वेरिएबल। बट ऑब्वियस बात है कि जब रिलेशनशिप 2 वेरिएबल में होगा तो एक वेरिएबल का अगर हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम दूसरे वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे वाले वेरिएबल का भी हम डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस में भी होता है। तो रिलेशनशिप पहले इस्टेब्लिश किया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जैसे कि इनकम, प्राइस ऑफ गुड, ये सब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए, और इस पे जो है डिमांड डिपेंड करती है तो वो डिपेंडेंट हो गया। हमें सेल्स फोरकास्ट करनी है तो हमारा सेल्स की सामने कस्टमर के इनकम पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करती है, तो उसके बेसिस पे हम जो है अपनी सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और जब आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हो 2 वेरिएबल के बीच में, 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में, उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप किया जाता है जो कि y = a + bx होता है। y क्या हो गया, इन y जो हो गया आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, किस पे, y x पे डिपेंड करता है, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सपोज करो सेल्स कॉल कितना किया गया उस पे सेल्स जो है डिपेंड करती है, तो y क्या होगी, सेल्स, और x हो गया सेल्स कॉल, तो y इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स कॉल। ठीक है, वहीं पे b क्या है, b स्लोप ऑफ द लाइन होता है, और a जो है इंटरसेप्ट होता है। ये दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं फॉर्मूले से। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन का यूज करके जो है फिर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी
कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारा सेल्स फोरकास्ट कर सकते हैं आपके, ठीक है। अब सपोज करिए कि रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं। सपोज करिए कि इनकम और एजुकेशन ये इंडिकेटर हैं सेल के पीसी पर्सनल कंप्यूटर के। तो जो सेल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वो इनकम और एजुकेशन डिपेंड करता है। तो सो इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द सेल्स गो अप विथ इंक्रीज इन इनकम एंड एजुकेशन, यानी कि अगर इनकम और एजुकेशन बढ़ रही है तो पर्सनल कंप्यूटर की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, उसकी सेल्स भी बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अब हमें दूसरा क्या होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को देखना होता है कि किस डिग्री से रिलेशनशिप है, यानी कि किस रेंज से बढ़ रहा है। आप सपोज करिए कि जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी और सेल्स हमने रिलेशन निकाला कि हमने देखा कि 2021 में जीडीपी 2.6% से बढ़ी। हम सपोज कर रहे हैं कि जीडीपी 2.6% से ग्रो की, तो हमारा सेल भी जो है 5.2% से इंक्रीज किया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, 5.2% जो हमारा सेल बढ़ा ऑन द इंक्रीज इन जीडीपी बाई 2.6%। तो यानी पे दुगना बढ़ा, यानी कि जीडीपी का ट्वाइस जो है हमारा सेल्स बढ़ा है। तो हम इस पे अज्यूम कर सकते हैं कि अगर जीडीपी नेक्स्ट ईयर 4% बढ़ने की उम्मीद है तो हमारा जो सेल है वो भी 8% बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि दुगना बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करके आप जो है कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी देखनी पड़ती है कि कितना किस रेशियो में बढ़ रहा है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस में दो टेक्निक होते हैं, एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल फीचर को जो है प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होगा, दैट्स इट। वहीं पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे मोर देन वन फीचर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि सेल्स जो है वो इनकम और एजुकेशन, यहाँ पे क्या हो गया मल्टीपल वेरिएबल हो गया। वहीं पे सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो ये क्या हो गया सिंगल, ठीक। तो सिंगल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम जो है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल के हम फोरकास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेज हैं और सेल्स है। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, 3 पे 150 सेल्स है, 9 कंज्यूमर प्रेफरेंस पे 600 है, 8 पे इसी तरीके से 450 है, इसी तरह से लास्ट में 7 पे देखेंगे तो 6 कंज्यूमर प्रेफरेंस पे 330 जो है सेल्स है। तो यहाँ पे सेल्स क्या हो गया, सेल्स कंज्यूमर प्रेफरेंस पे डिपेंडेंट है। तो सेल्स क्या हो गया, वाई हो गया, सेल्स क्या हो गया डिपेंडेंट, उसको हम वाई से डिनोट करेंगे। और कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, एक्स, जो कि इंडिपेंडेंट है, हम उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। तो रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको पता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे सेल्स क्या हो गया, वाई जो कि डिपेंडेंट है, और कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, एक्स जो कि इंडिपेंडेंट है। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो है आप बी देखेंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है बी। तो बी को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, स्मॉल में है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो समीशन एक्स आई वाई आई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज समीशन कैपिटल एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स वाई क्या है, वो मीन है। क्लियर। वो आगे हम इसी डेटा से कैलकुलेट करेंगे जो आपको सामने टेबल दिख रहा है। और इसी तरीके से समीशन एक्स आई स्क्वायर को हम कैसे कैलकुलेट, दैट इज समीशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर का मतलब कि मीन का स्क्वायर। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो एक्स आई वाई आई और मीन जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास समीशन एक्स आई वाई आ जाएगा और समीशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम जो इससे बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारे पास वाई ए की वैल्यू आ जाएगी और देन हम वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कंज्यूमर प्रेफरेंस 10 पे कितनी सेल होगी, यानी कि जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो उस वक्त सेल्स कितनी हो सकती है, आपको ये कंप्यूट करना है, फोरकास्ट करना है। तो उसके लिए फिर हम जो है अब जो है अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, एक्स, और सेल्स क्या है, वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एक्स आई और एक्स आई का स्क्वायर और एक्स आई वाई आई कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स आई का स्क्वायर कैसे होगा, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस एक्स आई है तो उसी को स्क्वायर कर देना, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 36। तो इस तरीके से आप जो है एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। अब अगला जो है आपका दैट इज एक्स आई वाई आई, यानी कि कंज्यूमर प्रेफरेंस की जो वैल्यू है और सेल्स की जो वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स आई और वाई आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 150 450, 9 इंटू 600 500 5400, 8 इंटू 450 3600, 5 इंटू 200 1000, 9 इंटू 550 4950,
2 इंटू 100 करेंगे 200 एंड 6 इंटू 330 दैट इज 1980। तो इस तरीके से जो है आप एक्स आई और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगला काम क्या है, आपका सबका समीशन करना है, यानी जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है 3985926 इसको ऐड कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए। वाई यानी जो सेल्स है उसको 150 600 450 200 550 100 330 इसको ऐड करके नीचे समीशन लिख दीजिए। इसी तरह से एक्स आई स्क्वायर का समीशन आपको कर देना और एक्स आई वाई का भी समीशन कर देना है। तो जब आप इनका समीशन निकालेंगे तो इस तरीके से एक्स आई इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, वाई आई की वैल्यू 2380 हो जाएगी, एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू 300 और एक्स आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 17580। ये जो है आपका समीशन आ जाएगा। अब अगला काम क्या है, आपको मीन निकालना है। मीन यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मीन कैसे निकलता है, समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी एक्स की अगर मीन निकालें वहीं पे वाई का मीन कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7। तो मीन हमें निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी कि एक्स आई की वैल्यू क्या है 42, तो 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6। तो एक्स क्या आ गया, यानी मीन क्या आ गया 6। इसी तरीके से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई एन यानी कि 2380 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 340। तो अब हमारा अगला काम क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, बी की। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले समीशन एक्स आई वाई आई और समीशन एक्स आई का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था इसमें वैल्यूज निकालने। तो सबसे पहले क्या है, समीशन एक्स आई और वाई आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए समीशन एक्स आई वाई की वैल्यू क्या आई है 17580 माइनस क्या है n इंटू एक्स इंटू वाई, यानी n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7, x क्या है यानी मीन, x का मीन कितना था 6 ऊपर ही हमने कैलकुलेट किया है, और y यानी मीन ऊपर ही हमने कैलकुलेट 340, हमने वैल्यूज पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन एक्स आई वाई इज इक्वल टू 3300। क्लियर। इसी तरीके से आपको समीशन एक्स आई का स्क्वायर निकाल लेना। तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 7 इंटू 36, 36 का है x क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36 और 300 क्या है समीशन एक्स आई स्क्वायर जो कि आपने टेबल में कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से आपके पास समीशन एक्स आई का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। तो अब आपके पास समीशन एक्स आई वाई आई की वैल्यू आ गई और समीशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू होगी 48। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज आपने समीशन एक्स आई वाई निकालना, फिर आपने समीशन एक्स आई स्क्वायर निकाला 48, तो बी की वैल्यू क्या है 3300 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 68.75। क्लियर। तो यहाँ पे आप तो डेटा आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो है अगला काम आपको क्या है, y इज इक्वल टू ए बी एक्स आपको दिया गया है। क्लियर। हमारे पास क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए बी एक्स। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, x हमारे पास मीन पता है, y मीन हमें पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे a की वैल्यू। तो इसको इक्वेशन को एक्सचेंज करेंगे तो a इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या है मीन 340, b की वैल्यू 68.75 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की, और x क्या है मीन 6। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको क्या आ जाएगा -72.5। क्लियर। तो a की वैल्यू आ गई, तो अब हमारे पास a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई और x की वैल्यू होगी। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट करिए कि 10 रेटिंग पे कंज्यूमर प्रेफरेंस पे सेल्स क्या होगा, यानी कि जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो सेल्स क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, x क्या हो गया 10, इंडिपेंडेंट है कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10। अब हमें जो है y की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो y की वैल्यू के फॉर्मूला सीधा सीधा पुट करना है। a का मतलब -72.5 ऊपर कैलकुलेट किया है, b हमने 68.75 पहले कैलकुलेट किया, और x यहाँ पे हमको 10 मिल गया है। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा -72.5 प्लस 68.75 इंटू 10, यानी कि 615। तो जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो फिर उसके बाद डिमांड क्या होगी 615 यूनिट डिमांड होगी। तो इस तरीके से जो है आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है मॉडल दैट इज इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल मैथमेटिकल मॉडल है जो कि एक टूल है जो कि रिवील करता है रिलेशनशिप अमंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे इनकम या फिर आपका जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, इसके बेसिस में हम जो है सेल्स फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है, रिवील करता है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल एंड टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। वेरिएबल्स जैसे कि हाउस होल्ड इनकम, कंज्यूमर स्पेंडिंग, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट या फिर कुछ और, एंड देन ट्राई टू फोरकास्ट हाउ चेंज इन सम वेरिएबल विल अफेक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ अदर। यानी कि इन सब चीज़ों में चेंज होने पे कैसे हमारा सेल्स जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसी को हम इकोनोमेट्रिक मॉडल कहते हैं। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बेसिस पे फ्यूचर को यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।